कि बिटकॉइन की प्राइस ने $1 मिलियन तक जाना है। 1 बिटकॉइन विल बी इक्वल टू $1 मिलियन। और ये मेरी अपनी कोई फैंटेसी नहीं है, मेरी कोई अपनी विजुअल थिंकिंग नहीं है। बहुत सारे स्टैट्स हैं इसके पीछे, बहुत सारी रिसर्च और स्टडीज हैं इसके पीछे कि इट विल गो टू 1 मिलियन पर बिटकॉइन। कि वो टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से 5 to 10 years। और कैथी वुड, आर्क इन्वेस्ट की फाउंडर सीईओ, वो ये कहती है कि इट विल बी बाय 2030। जिस तेजी से इंस्टीट्यूशंस और नेशंस इसको एक्यूमुलेट कर रहे हैं, तो एक आम इंसान जैसे कि आप, जैसे कि मैं, एक आम ट्रेडर, एक रिटेल ट्रेडर, इन्वेस्टर, उसके पास ज्यादा टाइम फ्रेम नहीं है टू एक्यूमुलेट बिटकॉइन। हम अगर 1 मिलियन टच भी कर लेते हैं 2030 पे, लेकिन वो जो पाथ है उस माइलस्टोन को अचीव करने का, वो काफ़ी बम्पी रहेगा। यानी उसमें आप काफ़ी वॉलेटिलिटी देखेंगे। हो सकता है बिटकॉइन दोबारा से आके 70 पे आ जाए या 80 पे आ जाए, फिर दोबारा उठे, फिर दोबारा नीचे करे। तो हमें ये वॉलेटिलिटी जो है वो नज़र आएगी पूरे थ्रू आउट द प्रोसेस। जितना ये इसकी प्राइस कम थी उतना वॉलेटाइल है, जितनी इसकी प्राइस बढ़ती जा रही है ये बल्कियर हो रहा है, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ प्राइस बट इंटरेस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस एंड नेशंस। अब अगर मैं थोड़ा सा और हिस्ट्री में जाऊं तो पेट्रो डॉलर के पीछे कितनी जंगें हो गई, पेट्रो डॉलर के पीछे उसको बचाने के लिए कितनी ज्यादा लोगों की जान गई, मतलब क्या कुछ नहीं हुआ फॉर पेट्रो डॉलर, राइट? दे विल नॉट लेट डी डॉलराइजेशन हैपन। नॉट विदाउट अ फाइट। 100,000 का बिटकॉइन हम कैसे खरीदे, स्पेशली पाकिस्तान में? मत खरीदो, 0.1 बिटकॉइन खरीदो। पॉइंट है। और मेरा भी कन्विक्शन इसी हवाले से बिटकॉइन के ऊपर काफ़ी बढ़ गया है। वो ये कि मैं काफ़ी अर्से से मैक्रो पर स्टडी कर रहा हूँ, तो मुझे भी लगता है कि ये जो करंट फाइनेंशियल सिस्टम है, एट सम पॉइंट इट विल कोलैप्स। हमें उसकी टाइम फ्रेम नहीं पता कि वो कब होगा, लेकिन उसमें जो वीकनेसेस हैं वो हमें अब आहिस्ता आहिस्ता नजर आ रही हैं। जब कभी भी सिस्टम ट्रांजिशन होगा, अब वो कब होगा हमें नहीं पता, और ऑफकोर्स वो काफ़ी पेनफुल होगा, काफ़ी वायलेंट होगा। तो उसके अंदर आपके पास कुछ ना कुछ पोजीशन होना चाहिए बिटकॉइन का, जो आपको आउटसाइड द सिस्टम एक परचेसिंग पावर का एक रास्ता आपको प्रोवाइड करे। अक्सर लोग समझते नहीं है कि बैंक में रखा हुआ पैसा वो आपका नहीं, वो बैंक का पैसा है। जो भी छोटी कमीज है, अब वो क्या करेंगी अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, तो उनको किसी ना किसी तरह से कैपिटल अट्रैक्ट करना है। तो मैक्रो स्ट्रेटेजी का मॉडल ये है कि वो एक ये नोवेल आइडिया लेकर आया कि किस तरह वो बिटकॉइन को यूज करके अपनी बैलेंस शीट पे दिखा रहा है कि मेरे पास ये एसेट्स हैं जो कि लॉन्ग टर्म में एप्रिशिएट होंगे। उस बेस पे वो जो है कैपिटल अट्रैक्ट कर रहा है डिफरेंट लेंडर से, और वो मॉडल अगर मैक्रो स्ट्रेटेजिकली काम कर रहा है, दैट मींस इट कैन आल्सो वर्क विद अदर कंपनीज। जब ये शुरू हो जाएगा मास स्केल के ऊपर, देन आई थिंक जो डिमांड आएगी हमें बिटकॉइन की, वो बहुत एक्सपोनेंशियल होगी। उसका जो ट्रू जो वैल्यू है वो उसकी स्कार्सिटी है। अगर कोई आपके पास स्कार्स एसेट है, दैट मींस यू डोंट हैव टू स्पेंड दैट। ऑलराइट एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच जॉइनिंग अगेन। आज हमारी जो 4th एपिसोड है क्रिप्टो टॉक विद अफशीन जाफरी, इसमें हम बात करेंगे कि जो बिटकॉइन की एक बुल साइकिल शुरू हुई है ट्रम्प की नॉमिनेशन के बाद से, इलेक्शन के बाद से, अब वो जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता मूव ऑन कर रही है। हमने देखा कि थोड़ा-सा पुल बैक आया था अभी रिसेंटली फरवरी के बाद से। लेकिन अगर हम कंपेयर करते हैं बिटकॉइन की परफॉर्मेंस को दूसरे क्रिप्टो कॉइन से, तो बहुत वाज़ेह फ़र्क हमें नज़र आता है। दूसरे क्रिप्टो कॉइन्स इस वक्त काफ़ी नीचे हैं अपने पीक से, लेकिन बिटकॉइन जो है अभी भी वो ओवर 100,000 खड़ा हुआ है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि क्या वो फैक्टर्स हैं जो प्ले आउट कर रहे हैं बिटकॉइन की परफॉर्मेंस के हवाले से, और हमें फ्यूचर में क्या नज़र आ रहा है कि बिटकॉइन ने आगे जाके किस तरह परफॉर्म करना है, क्योंकि जो डिमांड साइड जो प्रेशर आ रहा है मुख्तलिफ एरिया से, वो काफ़ी ज़्यादा यानी कि एक्सपोनेंशियल हमें नज़र आ रहा है। और हम आज उसी पे बात करेंगे कि हमारा जो केस है वो ये है कि बुल केस अगर आ रहा है तो वो क्या फैक्टर्स हैं, और जो इन्वेस्टर्स हैं उनको क्या चीज़ अपने ज़हन में रखनी चाहिए अगर वो क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो हमारे साथ हमारी गेस्ट मौजूद हैं। अफशीन, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप बताइए। बिल्कुल ठीक-ठाक। तो अफ़शीन, ये बताइए कि आप भी अपनी वीडियोज़ में बिटकॉइन को काफ़ी प्रायोरिटी देती हैं कि भई अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट करनी भी है तो नंबर 1 प्रायोरिटी आपकी बिटकॉइन होनी चाहिए, उसके बाद फिर आप जो दूसरे कॉइन्स हैं उन पे अपना एलोकेशन रखें। तो आपकी नज़र में वो क्या फैक्टर्स हैं जो आपको लगता है कि बिटकॉइन की जो ये एक बुल साइकिल शुरू हुई है, ये लॉन्ग टर्म है, ये शॉर्ट टर्म नहीं है? तो उस पे ज़रा थोड़ी-सी अपनी ओपिनियन शेयर कीजिए। 2-3 रीज़न्स हैं, मगर बल्कि ज़्यादा रीज़न्स मैं कहूँगी, लेकिन 2-3 जो मुझे लगते हैं कि जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि बहुत ज़रूरी है लोगों को समझना। एक तो ये कि ये स्कैर्स एसेट है। ये सिर्फ़ 21 मिलियन ही रहेंगे जब तक ये प्लैनेट कायम है, 21 मिलियन ही रहेंगे। ठीक है, इसके मी टू प्रोडक्ट्स भी आएँगे, इसके मी टू कॉइन्स भी आएँगे, वो बहुत फार फेच्ड इन द फ्यूचर। लेकिन बिकॉज़ इट्स स्कैर्स, इसकी सप्लाई कम से कम हो रही है वक़्त के साथ। इसी वजह से इसको डिज़ाइन इसी तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया था कि वक़्त के साथ इसकी सप्लाई कम होगी, ताकि डिमांड बढ़े। सप्लाई डिमांड जो इकोनॉमिक का प्रिंसिपल है, जो हम लोग अपने स्कूलों में बचपन में पढ़ते थे, उसी के ऊपर बेस करके स्कैर्स है, इसकी डिमांड कम होनी है। और एसेट्स जैसे कि गोल्ड है, गोल्ड ये इस ज़मीन का एक प्रोसेस है, गोल्ड बनना और गोल्ड माइन करना। येस, गोल्ड माइनिंग बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस है, रिसोर्स इंटेंसिव प्रोसेस है, बट इट्स नॉट स्कैर्स, इट्स इन्फिनिट। जब तक ये प्लैनेट है, जब तक ये ज़मीन है, गोल्ड बनता रहेगा।
तो स्कैरसिटी नंबर 1, नंबर 2 स्ट्रेटेजिक रिजर्व एसेट। बिटकॉइन जिसको एसबीआर कहूँगी मैं इस वीडियो में, सॉरी बीएसआर, बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व एसेट। तो ये इस पे बहुत तेज़ी से काम हो रहा है यूनाइटेड स्टेट्स पे। और ट्रंप ने जो अपने इलेक्शन में कॉन्टेस्ट किया था, वो उसी बात पे उसने किया था कि मैं यूएस को क्रिप्टो फ्रेंडली नेशन बनाऊँगा, और उसका जो सबसे बड़ा स्टेप है, सबसे पहला स्टेप है, वो है बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व एसेट यानी कि बीएसआर की तरफ बढ़ना। तो ये 2 रीज़न्स हैं मेरे लिए एटलीस्ट एज़ एन इन्वेस्टर, जो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन से मैं ये कह सकती हूँ कि बिटकॉइन की प्राइस ने $1 मिलियन तक जाना है। 1 बिटकॉइन विल बी इक्वल टू $1 मिलियन। और ये मेरी अपनी कोई फैंटेसी नहीं है, ये मेरी कोई अपनी विजुअल थिंकिंग नहीं है। बहुत सारे स्टैट्स हैं इसके पीछे, बहुत सारी रिसर्च और स्टडीज़ हैं इसके पीछे कि इट विल गो टू 1 मिलियन पर बिटकॉइन। अच्छा, इसमें लोग अक्सर सवाल करते हैं कि वो टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए? अगर क्योंकि ऑफ़ कोर्स बिटकॉइन की जो वोलेटिलिटी है वो हमें बताती है कि इट कैन गो 1 मिलियन, यानी कि किसी को इस पे शक होना नहीं चाहिए। लेकिन वो टाइम फ्रेम क्या होगा, ये हम 12 मंथ्स की बात कर रहे हैं या नेक्स्ट 5 ईयर्स की बात कर रहे हैं या 10 ईयर्स की बात कर रहे हैं? तो आपकी नज़र में वो क्या टाइम फ्रेम है जिसमें हम देख सकते हैं कि बिटकॉइन अगर व 1 मिलियन ना भी टच करता है, लेकिन क्लोज़ टू 1 मिलियन जा सकता है, 800,000, 900,000, यानी कि उस रेंज में आ सकता है। ये तो सबका कन्विक्शन है। लेकिन वो टाइम फ्रेम आपके ज़हन में क्या है? If you are new in crypto and you're looking for an exchange to start crypto journey today, check the link in the description below. I have a link for the Coinbase platform which will give you $10 worth of BTC for free if you start using my link. मेरे हिसाब से 5 टू 10 इयर्स। और कैथी वुड, आर्क इन्वेस्ट की फाउंडर सीईओ, वो ये कहती है कि इट विल बी बाय 2030, हुँ। 2030, जो कि अभी से 5 साल है। अगेन जैसे आपने कहा, ठीक है, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं होते। हम लोग 500,000 पे भी हैप्पी हो जाते हैं, और अगर 500,000 पे जाएगा तो मिलियन तक इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा बड़ा लंबा सफ़र नहीं है। क्योंकि आप इस तरह देखो ना, जब 0 से ये 100 हुआ, 10,000 हुआ, 20,000 हुआ, 100,000 हुआ, 109, ऑलमोस्ट 110 को हम लोग पहुँच गए थे। तो मुझे कोई शक नहीं है इसके अंदर, बिकॉज़ इसके जो द वे इट वाज़ क्रिएटेड, हाउ इट वाज़ क्रिएटेड, इसका जो पर्पस है, वो इन 12-15 सालों में प्रूव हो चुका है। हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट के कट होना, ना होना, बढ़ना, उसने बिटकॉइन को कुछ नहीं किया, गोल्ड को इसने पीछे छोड़ा हुआ है। तो जो इसका पर्पस था जिसकी वजह से ये बनाया गया था, और फिर उस पर्पस को एक्सेप्ट किया गया मार्केट में, अडैप्ट किया गया मार्केट में, वो अभी तक फेल नहीं हुआ है। इट हैड नॉट फेल्ड येट। तो दिस इज़ द रीज़न आई थिंक 5 से 10 साल में हम लोग 1 मिलियन का बिटकॉइन देख सकते हैं। लेकिन द प्रॉब्लम इज़, जिस तेज़ी से इंस्टीट्यूशंस और नेशंस इसको एक्यूमुलेट कर रहे हैं, तो एक आम इंसान जैसे कि आप, जैसे कि मैं, एक आम ट्रेडर, एक रिटेल ट्रेडर, इन्वेस्टर, उसके पास ज़्यादा टाइम फ्रेम नहीं है टू एक्यूमुलेट बिटकॉइन। वो इस इंतज़ार में अगर बैठा रहे, अच्छा ठीक है 100,000 का हो गया तो मैं एंट्री लूँगा, देन ही इज़ नॉट, और दे आर नॉट डूइंग द राइट थिंग। If you are an investor in the US, in Canada, or in Europe, and you are considering investing into Dubai real estate market, this video is for you because we have a platform called Stake, which allows you to invest into the residential real estate market and start earning rental income right away without going through a lengthy documentation process or coming up with a heavy down payment. Stake is built upon the concept of crowdfunding. So it is democratizing the entire investment strategy and allows you to own a single unit of the entire investment portfolio. So you don't have to own the entire property, right? You can be part of the pool that can actually own a piece of property, a piece of real estate. So that allows you to start with as low as 2,000 dirhams and you can slowly ramp up. So as you start investing into it, you can not only own a bit of real estate, but you also get a portion of the rental income on monthly basis. So it's a passive investment strategy, diversifying your portfolio from traditional North American or European markets into Dubai, which is hustling and bustling and growing very fast and allows you to build your wealth over time. So don't delay. There is a link down there in the description. If you click on this, it will give you free 200 dirhams in your account right away to start with, and you can thank me later. हाँ, इसमें 2030 जो एक फ़िगर है वो काफ़ी मैं कई जगह पे सुन रहा हूँ उसको, क्योंकि अक्सर कंट्रीज़ का एक विज़न भी है 2030 का, जैसे सऊदीज़ का विज़न है, यूएई का विज़न है। तो इससे हमें नज़र आता है कि बहुत सारी सॉवरेन नेशंस जो हैं वो कैपिटल इन्वेस्ट कर रही हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो क्रिप्टो में जा रहा है, लेकिन मुख्तलिफ़ चीज़ों में जा रहा है। जब कैपिटल इन्वेस्ट होता है तो ऑफ़ कोर्स इकोनॉमी के अंदर पैसा आता है और फिर इकोनॉमी में एक बूस्ट आता है। तो उससे ऑफ़ कोर्स एक
पुश तो मिलेगा बिटकॉइन को भी, क्योंकि जब कैपिटल मार्केट में आता है किसी भी सूरत में तो ऑफ कोर्स एसेट प्राइसेस पे इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन इसमें मेरे ख्याल में आपकी जो बात है वो यही है कि हम अगर 1 मिलियन टच भी कर लेते हैं 2030 पे, लेकिन वो जो पाथ है उस माइलस्टोन को अचीव करने का, वो काफ़ी बम्पी रहेगा। यानी उसमें आप काफ़ी वॉलेटिलिटी देखेंगे। हो सकता है बिटकॉइन दोबारा से आके 70 पे आ जाए या 80 पे आ जाए, फिर दोबारा उठे, फिर दोबारा नीचे करे। तो हमें ये वॉलेटिलिटी जो है वो नज़र आएगी पूरे थ्रू आउट द प्रोसेस। तो मेरे ख्याल में इसमें एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए जो मेरी सोच है वो ये है कि आप जो है कंसिस्टेंटली जो है वो उसको एक्वायर करते जाएँ। जैसे-जैसे आपको अपॉर्च्युनिटी मिलती है, बिटकॉइन अगर पुल बैक करता है तो आप एक्वायर करते जाएँ, एक्यूमुलेट करते जाएँ। क्योंकि ओवर टाइम फिर जब आप उसको एवरेज आउट करेंगे डीसीए करके, तो वो आपकी ओवरऑल प्राइस काफ़ी बेहतर होगी। ये मेरी अप्रोच है। मैं आपकी ओपिनियन जानना चाहता हूँ कि आपकी क्या इसमें क्या सजेशन होगी लोगों को? श्योर। देखिए, मुझको ये लगता है कि जैसे-जैसे बिटकॉइन की प्राइस आप इस तरह समझ लो एक पिंग पोंग बॉल होती है, वो कितना उछलती है, कितनी वॉलेटाइल होती है। लेकिन आप एक फुटबॉल ले लो, वो कितनी कम अ, जंप करती है एज़ कंपेयर टू हुँ, पिंग पोंग बॉल। बिटकॉइन की प्राइस मेरी नज़र में ये मैं एक एनालॉजी क्रिएट कर रही हूँ ऐसी ही है। जितना ये इसकी प्राइस कम थी उतना वॉलेटाइल था। जितनी इसकी प्राइस बढ़ती जा रही है ये बल्कियर हो रहा है नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ प्राइस बट इंटरेस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस एंड नेशंस ये बल्कियर होता जा रहा है। इसको अगर ये लोग जैसे मैंने कि बीएसआर की बात की शुरू में, अगर ये बीएसआर क्यों नहीं अप्रूव हो पा रहा या जैसे बहुत सारे कॉन्सेंसस ये हैं कि 50% लोग मार्केट इस बात को कॉन्सर्न कर रही है कि इस साल से 50% चांस है अप्रूव होने के, अगले साल शायद बढ़ जाएँ। वो इस वजह से कि एक तो बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक डिलेज़ हैं, पॉलिटिकल इंडिसिसिवनेस है। फिर द मोर इट्स गोना गेट बीएसआर तभी अप्रूव होगा जब इसकी वॉलेटिलिटी को ये लोग कंट्रोल करेंगे। नाउ व्हाट ट्रम्प्स वांट कि इसको हम लोग बीएसआर बना दें, हम लोग स्ट्रेटेजिक रिजर्व एसेट बना दें। उसका रीज़न क्या है? थोड़ा-सा मैं टॉपिक से डेविएट होंगी लेकिन ये समझाना ज़रूरी है कि क्यों वो इसको स्ट्रेटेजिक रिजर्व एसेट बनाना चाहते हैं, क्यों? क्या वो सिर्फ़ किसी ट्रेंड को फ़ॉलो कर रहा है ट्रम्प? ऑफ कोर्स नॉट। क्या वो सिर्फ़ एक हवा को फ़ॉलो कर रहा है? ऑफ कोर्स नॉट, दे आर नॉट स्टूपिड्स। द रीज़न इज़ डी-डॉलराइज़ेशन। डी-डॉलराइज़ेशन इतनी तेज़ी से डेवलप हो रहा है। अगर कॉन्सेप्ट ना पता हो किसी को डी-डॉलराइज़ेशन को तो बहुत सादा-सी ज़बान में बहुत सारी नेशंस चाहती हैं कि हम लोग डॉलर के ऊपर से अपनी डिपेंडेंसी कम कर दें। दैट्स डी-डॉलराइज़ेशन राइट? मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी क्योंकि सब्जेक्ट नहीं है हम लोगों के इस वीडियो का, इस पॉडकास्ट का। डी-डॉलराइज़ेशन की वजह से दे वांट बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिज़र्व एसेट ताकि इनकी पॉलिटिकल और इनकी डॉलर की पावर चैलेंज ना हो। अब अगर मैं थोड़ा-सा और हिस्ट्री में जाऊँ तो पेट्रो डॉलर के पीछे कितनी जंगें हो गईं। पेट्रो डॉलर के पीछे उसको बचाने के लिए कितनी ज़्यादा लोगों की जान गई मतलब क्या कुछ नहीं हुआ फॉर पेट्रो डॉलर राइट? They will not let de-dollarization happen. They will not let it happen. नॉट विदाउट Yes, अ फाइट। नो, बम्स आएँगे, सारी चीज़ें होंगी, मसले-मसाइल होंगे, बट इस वक़्त यूएस के पास बिटकॉइन के अलावा अपनी करेंसी के अंदर इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस वापस लाना, नेशंस का कॉन्फिडेंस वापस लाना के लिए इनके पास और कोई रास्ता है नहीं। बिल्कुल जिसकी सही कहा वजह आपने। से वर्किंग ऑन बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व एसेट जिसकी वजह से इनको वॉलेटिलिटी कंट्रोल करनी पड़ेगी तभी स्ट्रेटेजिक रिजर्व एसेट बन सकता है ऑब्वियसली जिसकी वजह से बढ़ते हुए वक्त के साथ मुझे इसकी वॉलेटिलिटी कम होती नजर आ रही है और उसका रीजन ये है कि ये किसको फेवर करेगा इंस्टीट्यूशंस को वेल्स को मुझको आपको नहीं फेवर करेगा क्योंकि ऑफ कोर्स आप 70,000 का बिटकॉइन खरीदता 30 का खरीदना था या आप 130 का खरीदोगे व्हिच इज़ लाइक 2-3 सालों की हम लोग बात कर रहे हैं। ये मुश्किल बनाएँगे, जान के मुश्किल बनाएँगे कि आप और मैं खरीद ना सकें। Are you feeling lost in the complexity of global economy and trying to understand how this is going to impact your investment portfolio? You are not alone, my friend. I have been through and I have learned the hard way. And I'm trying to converge all of my experience and learnings into a course that I just designed specifically for you. In this course, Mastering Macroeconomic Fundamentals for Investment Strategies, I'll show you how to decode the economic trends, navigate market cycles, and build smarter, adaptable investment strategies. You're going to learn, analyze key indicators like GDP, inflation, and yield curves, identify opportunities in commodities and crypto alike, and adjust your portfolio to thrive in any cycle. With real-world examples and actionable insight, this course will empower you to invest with confidence, no matter what the market is. Don't just react to the news.
Understand them. Enroll now and take control of your financial future today. नो वन हैज़ टू बाय वन होल बिटकॉइन। लोग कहते हैं 100,000 का बिटकॉइन, जैसे मेरी कम्युनिटी में 100,000 का बिटकॉइन हम कैसे खरीदें, स्पेशली पाकिस्तान में? मत खरीदो, 0.1 बिटकॉइन खरीद लो। बिल्कुल। अगर एक फैमिली ऑफ 4 0.1 बिटकॉइन भी एक्यूमुलेट कर रही है, तो येस आपकी प्राइस ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि आपको क्रेज़ी 40x मिल जाएगा, ऑब्वियसली नॉट, बट यू आर अ पार्ट ऑफ अ मॉनेटरी रेवोल्यूशन, जो कि हम लोग को समझना ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है और मेरा भी कन्विक्शन इसी हवाले से बिटकॉइन के ऊपर काफ़ी बढ़ गया है, वो ये कि मैं काफ़ी अर्से से मैक्रो को स्टडी कर रहा हूँ, तो मुझे भी लगता है कि ये जो करंट फाइनेंशियल सिस्टम है, एट सम पॉइंट इट विल कोलैप्स। हमें उसकी टाइम फ्रेम नहीं पता कि वो कब होगा, लेकिन उसमें जो वीकनेसेस हैं, वो हमें अब आहिस्ता-आहिस्ता नज़र आ रही हैं। हुँ, पहले अक्सर लोगों को पता नहीं थी उसकी निटी-ग्रिटी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा हमें नज़र आ रही है क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो इन्फ्लेशन हर तरफ बढ़ रही है, जो हुँ, आपकी परचेज़िंग पावर है, वो कम से कम होती चली जा रही है और गवर्नमेंट जो हैं, वो बेतहाशा पैसा छाप लेते हैं। तो हुँ, हमें नज़र आ रहा है कि ये सिस्टम तो जस्ट है ही नहीं। तो इसका हुँ। मतलब ये सिस्टम कभी न कभी जाके कोलैप्स होगा। तो अल्टीमेटली जो सिस्टम निकल के वापस आएगा बाहर, वो फिर ये बिटकॉइन की सूरत में होगा। तो हर किसी को जो है ना उसका कुछ ना कुछ परसेंटेज अपनी बैलेंस शीट पे रखना चाहिए। क्योंकि यू नेवर नो कि आपको कब उसकी ज़रूरत पड़ जाए। जब कभी भी ये सिस्टम ट्रांज़िशन होगा, अब वो कब हुँ, होगा हमें नहीं पता और ऑफ़ कोर्स वो काफ़ी पेनफुल होगा, काफ़ी वायलेंट होगा। तो हुँ। उस केस में आपके पास कुछ ना कुछ पोज़ीशन होना चाहिए बिटकॉइन का जो आपको आउटसाइड द सिस्टम एक परचेज़िंग पावर का एक रास्ता आपको प्रोवाइड करे। मुझे ये लगता है कि जो फिस्कल मॉनेटरी सिस्टम फेल हो रहा है और इसके अंदर रेवोल्यूशन आ रहा है, वो एज़ वी स्पीक आ रहा है। ऐसा नहीं होगा, एक सडन नहीं होगा कि कोई 5-10 बड़े-बड़े बैंक्स कोलैप्स हो गए, जैसे कि 2001 में हम लोग 80s 90s में देखते थे। ऐसा नहीं होगा। इट विल बी अ स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस बिकॉज़ फेड इज़ देयर टू कीप प्रिंटिंग द मनी। वो बिल्कुल, कभी भी अपने ऊपर ये नहीं आने देंगे कि सारा मॉनेटरी सिस्टम कोलैप्स हो गया, क्योंकि जब पहले होता था तो उनके पास बिटकॉइन जैसी कोई चीज़ थी नहीं। अब जब ये होगा तो ऑफ कोर्स एवरीवन विल रश टुवर्ड्स बिटकॉइन। सो एट दिस पॉइंट लेट्स से, अगर आज मैं खबर देखती हूँ कि यूके के 5 बैंक्स जो हैं वो बैंक्रप्सी फाइल करने जा रहे हैं, तो मैं क्या करूँगी? हर कोई क्या करेगा? वो जाके पहले ज़माने में लोग बैंक्स में जाके अपने पैसे विथड्रॉ करते थे, एटीएम्स काम करना बंद हो जाते थे। अब मेरे लिए बड़ा आसान है, अब मैंने फटाफट ऑनलाइन यूएसडीटी खरीदना शुरू कर देना है। मैंने ऐसा ही अभी है। खबर पढ़ी और मैंने यहाँ यूएसडीटी बाय करना शुरू कर दिया। हुँ, सिंपल एज़ दैट। बिल्कुल। बहुत सारे लोग, द प्रॉब्लम इज़ बहुत सारे लोग अभी सो रहे हैं। मैं, आप, हम लोग 1% ये 2% दुनिया की आबादी है। बाकी 18 98% अभी भी सो रहे हैं। वो इसी तरह भागेंगे टुवर्ड्स देयर एटीएम्स। मुझे याद है ये जब 1971 में जब रिचर्ड निक्सन ने डॉलर को गोल्ड स्टैंडर्ड से हटाया था, हुँ, तो उस वक़्त गोल्ड की प्राइस जो है वो $35 से जंप करके विदिन लाइक अ मैटर ऑफ फ्यू ईयर्स वो $2000 पे चली गई थी। अच्छा। तो ये हमें बताती है हिस्ट्री कि भई जब कभी भी सिस्टम ट्रांज़िशन होता है, तो जो भी स्कार्स एसेट होगा आपके सामने वो स्काईरॉकेट होगा। तो लेट्स लेट्स अज़्यूम कि एट सम पॉइंट ये जो फिएट सिस्टम है ये अगर किसी भी दूसरी फॉर्म में ट्रांज़िशन होता है, हुँ, तो जो हमारे सामने स्कार्स एसेट्स हैं वो क्या हैं? वो गोल्ड है, बिटकॉइन है, सिल्वर है। तो ये फिर स्काई रॉकेट होंगे क्योंकि उस वक़्त फिर एक एग्ज़िट ऑफ इमरजेंसी का सिचुएशन होगी कि लोगों लोगों के पास कुछ होगा नहीं तो वो एक इमरजेंसी की सूरत में जो है ना इन चीज़ों को एक्वायर करना शुरू करेंगे और फिर एक ऑफ कोर्स एक वायलेंट किस्म का जो है एक प्राइस हाइक होगी इन एसेट्स के अंदर। मगर यहाँ पे एक बात और आप समझो कि बिल्कुल ऐसे ही गोल्ड इज़ एन इक्वली गुड एसेट इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, लेकिन लेट्स से आज एक फाइनेंशियल क्राइसिस डेवलप हो स्टीम अप होना शुरू हो जाता है। हम लोग स्मोक देख रहे हैं। मेरे लिए क्या आसान है, बिटकॉइन बाय करना कि गोल्ड बाय करना? अगेन बहुत ज़्यादा। पैसा तो मेरा हुँ। पड़ा हुआ है 10,000 पाउंड बैंक के अंदर। बैंक मुझे कह दे, मेरे पास लिमिट आ जाए कि आप 2,000 से नहीं, हम यूके में होता है ये बड़ा कॉमनली। हाँ, हाँ, बिल्कुल। आपके वो एग्ज़ैक्टली। फ्लैग फॉर व्हाटएवर रीज़न आपको रेड फ्लैग, मेरे साथ कितना दफ़ा हो चुका है, क्रिप्टो से पहले की बता रही हूँ, रेड फ्लैग लगा हुँ, देते हैं। तो मैं तो 2,000 से ज़्यादा निकाल ही नहीं पा रही हूँ। फ़ायदा? गोल्ड तो बढ़ गया जब मेरी हुँ। लिमिट लिफ्ट हुई। दिस अक्सर इज़ द लोग रीज़न। समझते नहीं है कि बैंक में रखा हुआ पैसा वो आपका नहीं, वो बैंक का पैसा है। वो बैंक का कभी पैसा एग्ज़ैक्टली नंबर एग्ज़ैक्टली। 1। नंबर 2, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अगर तुम लोगों ने क्रिप्टो में भी नहीं इन्वेस्ट करना, कोई बिटकॉइन ना खरीदो, कोई क्रिप्टो ना खरीदो। अपने पैसे को एटलीस्ट एक्सचेंजेस में वॉलेट्स बना के रखो, अकाउंट्स बना के रखो जो कि फ्री हैं।
और अपने पैसे को एटलीस्ट यूएसडीटी में पार्क कर लो, इतनी अक्लमंदी कर लो, ना खरीदो क्रिप्टो, बिल्कुल। ना खरीदो बिटकॉइन। हाँ, मगर द प्रॉब्लम इज़ कि मैं तो चीखती रहती हूँ, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स बताते रहते हैं बट हू लिसन्स? दे डोंट। बिल्कुल। नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑफ़ कोर्स ऐसा नहीं होगा कि ये ओवरनाइट ट्रांज़िशन होगा, ये एक प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस। अगर हम हिस्ट्री थोड़ी-सी पढ़ते हैं तो हमें नज़र आता है कि 19 अर्ली 19th सेंचुरी के अंदर जब अ, ब्रिटिश पाउंड रिज़र्व करेंसी था, तो वो ओवरनाइट इंसिडेंट नहीं हुआ था कि ओवरनाइट जो है ब्रिटिश पाउंड जो है ख़त्म हो गया, डॉलर आ गया। वो एक प्रोसेस था 30-40 इयर्स का, जिसमें डॉलर जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो एक्सीड कर रहा था ट्रांज़ैक्शंस को, और ब्रिटिश पाउंड जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता अपनी अपनी जो पावर है लूज़ कर रहा था। तो उसमें यहाँ होता भी हम ये देखेंगे कि ये एक ओवरनाइट प्रोसेस नहीं, ओवरनाइट इंसिडेंट नहीं होगा, बल्कि एक लॉन्ग प्रोसेस होगा जिसमें आप आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें होंगी। मतलब आपको मुख्तलिफ इवेंट्स नज़र आएँगे जो लीड करेंगे उस ट्रांज़िशन की तरफ। Financial education is very important for everybody, especially for the kids who are still at school. Because when they grow up and go into the professional lives, if they don't know how to manage their finances, that is going to be a disaster to begin with. I have just published an ebook for the kids aging between 10 and 16 years to understand how they can manage their finances. So when they grow up, they know exactly how to manage their personal finances, because I have broken it down at a very, very basic level. What is money? How can we save? How can we invest? What is debt? How can we use debt? What is credit card? And how we can set ourselves for the financial future when we go into our professional life. So if you are a parent looking for a very simple to use ebook for your kids, click the link below to order the copy for your kids and let me know what you think about that. Let's get back to the video. तो अब मैं थोड़ा सा ट्रांजिशन इसमें करूँगा कि एक तो गवर्नमेंट की तरफ से पुशबैक आ रहा है, फिर ये जितने भी बड़े-बड़े हेज फंड ओनर्स हैं, वॉल स्ट्रीट पे बैठे हुए हैं, इनकी तरफ से डिमांड आ रही है बिटकॉइन की, क्योंकि ईटीएफ उन्होंने लॉन्च किए हुए हैं, तो ऑफ कोर्स जो इंस्टीट्यूशन कैपिटल है वो फ्लो हो रहा है। इसके अलावा जो मैंने रिसेंटली भी स्टडी किया है कि ये जो माइक्रो स्ट्रेटजी का मॉडल है, वो उसने एक बहुत ही नॉवल किस्म का आइडिया दिया है लोगों को, ख़ास तौर पे कंपनीज़ को, उन कंपनीज़ को जो कि कैपिटल अट्रैक्ट नहीं कर पाती। यानी कि अगर हम एस-एंड-पी 500 को देखते हैं, तो इट इज़ ऑल अबाउट मैक्स 7, ठीक है ना? यानी कि 90% कैपिटल जो है इस एस-एंड-पी 500 में वो सारा मैक्स 7 में जाता है। तो जो बेचारी जो छोटी कंपनीज़ हैं, उनको कैपिटल मिलता ही नहीं है। तो उसका कॉन्सेप्ट ये है कि मैंने इसका एक इंटरव्यू पढ़ा था कि जो भी छोटी कंपनीज़ हैं, अब वो क्या करेंगी अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, तो उनको किसी न किसी तरह से कैपिटल अट्रैक्ट करना है। तो मैगा स्ट्रेटजी का मॉडल ये है कि वो एक ये नोवेल आइडिया लेकर आया कि किस तरह वो बिटकॉइन को यूज़ करके अपनी बैलेंस शीट पे दिखा रहा है कि मेरे पास ये एसेट्स हैं, जो कि लॉन्ग टर्म में एप्रिशिएट होंगे। उस स्पेस पे वो जो है कैपिटल अट्रैक्ट कर रहा है डिफरेंट लेंडर से। और वो मॉडल अगर माइक्रो स्ट्रेटेजिकली काम कर रहा है, दैट मीन्स इट कैन आल्सो वर्क विद अदर कंपनीज। तो ट्रू। मुझे लगता है कि वो मॉडल अब आहिस्ता आहिस्ता जो है अटेंशन ग्रैब करेगा, और जो दूसरी कंपनीज है वो भी माइक्रो स्ट्रेटेजी के स्टेप्स को फॉलो करते हुए बिटकॉइन को अपने बैलेंस शीट पर रखेंगी। जब ये शुरू हो जाएगा मास स्केल के ऊपर, देन आई थिंक जो डिमांड आएगी हमें बिटकॉइन की, वो बहुत एक्सपोनेंशियल होगी। आपका क्या ख्याल है इसमें? स्ट्रैटेजी, पुराना नाम माइक्रो स्ट्रैटेजी था, नया नाम बिल्कुल। उसे स्ट्रैटेजी कर दिया, सो आई विल रेफर टू स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी, माइकल सेलर इन माय ओपिनियन ही इज़ अ जीनियस, ठीक है? क्योंकि जब 2020 में कोविड था, एक chaos मचा हुआ था, दैट्स वेयर ही स्टार्टेड, राइट? बट मुझको ये नहीं लगता कि वो अपने इस मॉडल को ज़्यादा रेप्लिकेट होने देगा, बिकॉज़ ही इज़ एक्यूमुलेटिंग बाय द डे। हुँ, He and his partners are accumulating by the day. It's all about control. देखो, अगर थोड़ा-सा हम ज़ूम आउट करें, फाइनेंशियल सिस्टम हो गया, पॉलिटिकल सिस्टम, व्हाटएवर सिस्टम, इवन फार्मास्यूटिकल, इवन मेडिकल, व्हाटएवर, इट्स ऑल अबाउट कंट्रोल। जिसके पास कंट्रोल होगा, ही हैज़ द पावर। मुझको नहीं लगता कि ये लोग मासेस के पास पावर जाने देंगे। मैं जितनी भी माइकल सेलर की बातें सुनती हूँ, जीनियस, एब्सोल्युटली अडोर हिम, ही इज़ अ जीनियस, आई डोंट नीड टू से दैट। बट द थिंग इज़, वो जो सारी पॉडकास्टर रिकॉर्ड कराता है, वो उस वजह से रिकॉर्ड नहीं कराता कि वो आपको एनकरेज कर रहा है कि आप बिटकॉइन लो। वो सिर्फ़ इस वजह से रिकॉर्डिंग कराते हैं, मुझको तो ये लगता है कि वो एक मार्केट में हाइप क्रिएट कर रहा है ताकि बिटकॉइन की प्राइस ऊपर जाए, राइट? हो भी सकता है। हाँ, बिल्कुल। तो वो बेसिकली ये चाहता है कि दे वुड नॉट लेट यू एंड आई या इवन नए यूनिकॉर्न्स को भी वो नहीं अलाउ करेगा। आई डोंट थिंक सो ही विल। पीपल विल ट्राई बट ही वुडंट लेट इट हैपन बिकॉज़ इट्स ऑल अबाउट कंट्रोल। इस वक़्त स्ट्रैटेजी के पास यूएस गवर्नमेंट से ज़्यादा बिटकॉइन्स हैं। हुँ। और वो एक्यूमुलेट करता जा रहा है कंटिन्यूअसली। ये वो नहीं हाँ कि जी। उसका एंड गेम कोई है नहीं मेरी नज़र में, कि उसने कहाँ जाके रुकना है।
ही सेज आई विल कीप एक्यूमुलेटिंग, एक भी हुँ, बिटकॉइन प्लैनेट पे रह जाता है, एक्यूमुलेट। और दिस इज द रीजन ये लोग मार्केट को गिराते हैं, वीक हैंड्स अपने बिटकॉइन, अपने क्रिप्टोज जो है वो सेल कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि ही एक्यूमुलेट। अगर आपको जैसे पता हो कि यूएई के अंदर क्रिप्टो डॉट कॉम ने यूएई के साथ कोलैबोरेशन की है। नॉट व्हाट दे आर डूइंग इज दे वर्किंग ऑन पेट्रो बिटकॉइन। वहाँ पे उनके फ्यूल स्टेशंस हैं। आई थिंक अरामको उनकी सबसे बड़ी कंपनी, वो तो सऊदी की है। सऊदी। आई हुँ, यहूदी यूएई की पता नहीं कौन-सी, बट दे हैव 155 गैस स्टेशंस इन यूएई। उन लोगों ने Crypto.com के साथ अपनी कोलैब कर लिया हुआ है। नाउ व्हाट दे आर डूइंग वेरी स्मार्ट। व्हाट दे आर डूइंग कि उन्होंने 10 स्टेशंस के ऊपर क्रिप्टो की एटीएम्स लगा दी हैं। पेमेंट सिस्टम लगा दिया हुआ है। यू गो, you pay in Bitcoin and other accepted cryptocurrencies, and you buy your fuel and you buy your snacks, whatever जो भी आप पेट्रोल स्टेशन पे बाय कर सकते हो। राइट। What they would do is कि वो उस बिटकॉइन को, उस क्रिप्टो को होल्ड करेंगे, and that's how they're going to build the wealth. इंटरेस्टिंग। I यानी think कि लोग कोई भी अगर पीओएस के ऊपर आपको बिटकॉइन में ट्रांज़ैक्शन ऑफ़र कर रहा है, दैट मीन्स कि वो चाह रहे हैं कि वो रिटेल लोगों से जो है बिटकॉइन जो है लेकर अपने पास एक्यूमुलेट करें। it's a trap. Don't do हुँ, that. I would not do that. I would never हुँ, spend my Bitcoin to buy something बिल्कुल। unless it's a mention. Unless it's a mention, एक appreciating asset है, मैं उसी में बिटकॉइन को उसी से एक्सचेंज करूँगी जो एक मज़ीद appreciating asset है। मैं अपनी ग्रोसरीज़ में, बट यू नो द प्रॉब्लम इज़ व्हाट दे प्ले इज़ विद आवर इग्नोरेंस। एक हुँ, आम इन्वेस्टर, रिटेल ट्रेडर की, एक आम इंसान की जो इग्नोरेंस होती है ना, उससे वो प्ले करते हैं। सो दे विल, जैसे अगर लेट्स से मैंने बिटकॉइन पे करके, एक्सेप्टेड क्रिप्टो पे करके, सोलाना, इथेरियम, एडा वगैरह मैंने पेट्रोल बाय कर लिया, तो डू यू थिंक दे आर गोना वो अपनी आगे बिल्स उसमें पे करेंगे? ऑब्वियसली नॉट। बिल्कुल। ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग एक कॉन्सेप्ट है, यानी कि अगर किसी अच्छा, इसमें ये बड़ा अच्छा एक डिस्कशन होता है और आर्गुमेंट होता है कि लोग कहते हैं कि भाई बिटकॉइन जो है वो इट्स नॉट अ करेंसी, आप उससे जो है कॉफ़ी नहीं बाय कर सकते या ग्रोसरी खरीद नहीं सकते। तो मेरा पॉइंट ये होता है कि भाई यू डोंट नीड टू स्पेंड दैट मनी। वो मनी जो है बेसिकली वो एक एसेट है जो आपने अपने तौर अपनी बैलेंस शीट पे रखना है टू प्रोटेक्ट योर परचेसिंग पावर। उसको आपने यूज़ करके जो है ग्रोसरी खरीदी, क्योंकि उसके लिए आपके पास फिएट मनी है, और जब तक फिएट मनी रहेगी आप उस करेंसी को यूज़ करेंगे इन ऑर्डर टू बाय योर डे टू डे एक्टिविटीज़। लेकिन बिटकॉइन तो एक ऐसा एसेट है जो आपने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है, क्योंकि उसका जो ट्रू जो वैल्यू है वो उसकी स्कार्सिटी है। अगर कोई आपके पास स्कार्स एसेट है दैट मीन्स यू डोंट हैव टू स्पेंड दैट। एग्जैक्टली। सो बिटकॉइन इज, यस इट इज कॉल्ड करेंसी, इसका नाम जरूर करेंसी है, बट इट्स नॉट अ करेंसी, एंड आई डोंट थिंक सो इट विल एवर बी अ करेंसी। इट्स एन एसेट। अगर मतलब ये बना इस वजह से था, ऑब्वियसली क्रिएट इस वजह से किया गया था कि करेंसी के तौर पर इस्तेमाल हो, बट आई डोंट थिंक हुँ, सो कि सातोशी को भी कभी पता था कि ये मिलियन पे चला जाएगा या 100,000 पे चला जाएगा। आई डोंट थिंक सो उसने इसे सोचा था, क्योंकि ही ऑलवेज यूज्ड टू से कि ये चैलेंज करेगा फाइनेंशियल बैंकिंग सिस्टम को, जो कि कर रहा है। इट्स नॉट अ करेंसी। करेंसी का दिमाग निकाल दो, क्रिप्टो रखो एंड टेक इट एट बिटकॉइन, इथेरियम, टेक देम एज एन एसेट। बहुत सारे लोग, थोड़ा सा ऑफ टॉपिक हो रही हूँ, लेकिन मैं बिटकॉइन के साथ इथेरियम की भी, वो भी स्ट्रेटेजिक रिजर्व एसेट बनेगा एक पॉइंट पे जाके। क्यों? क्योंकि जब बिटकॉइन स्कैर्स हो जाएगा, जब सारी गवर्नमेंट्स या जो ब्लैक रॉक टाइप, माइकल सेलर टाइप लोग सारे रख लेंगे बिटकॉइन अपने पास, तो फिर क्या है? व्हाट्स नेक्स्ट? हुँ। एंड इट्स इथेरियम। लेकिन इसमें एक पॉइंट ये बनता है ना कि ईथी बिटकॉइन के अलावा जितनी भी दूसरी क्रिप्टो एसेट्स हैं, हुँ, वो तो स्कार्स नहीं है ना। यानी कि उनकी सप्लाई तो किसी भी की तरह से लिमिटेड नहीं है। यानी कि जो भी उस जो ऑर्गेनाइज़ेशन उसको मैनेज कर रही है, इसका मतलब उसकी जो टीम है वो उसको मैनेज कर रही है नेटवर्क को। तो कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस उसका है। ठीक है ना? इस तरह सोलाना फाउंडेशन है या कोई भी दूसरा सुई फाउंडेशन है, उन सब के जो जो नेटवर्क्स हैं उनको मैनेज करने की एक टीम है। तो दूसरे एसेट्स तो फिर लिमिटलेस हैं, बिटकॉइन की तरह नहीं है वो। तो उस हवाले से आपकी क्या अप्रोच है कि भाई अगर कोई सॉवरेन नेशन बिटकॉइन के अलावा लेट्स से इथेरियम को अपने रिजर्व एसेट में रखती है, लेकिन वो तो बेसिकली उसकी सप्लाई तो किसी तरह कंस्ट्रेंट नहीं है। दैट्स द ब्यूटी। मैं चाहूँ, अगर मैं विटालिक हूँ और मैं चाहूँ और मेरे पास व्हाटएवर फाइनेंशियल गेन्स चाहिए, पावर मुझे चाहिए और मेरी टीम को चाहिए, मैं चाहूँ तो मैं उसको स्कार्स बना दूँ। आई स्टॉप द माइनिंग ऑफ इथेरियम। हुँ, इथेरियम की माइनिंग स्टॉप कर दूँ। मैं इथेरियम बर्न करना शुरू कर दूँ। आई हैव द पावर, आई एम विटालिक।
मुझे फाइनेंशियल गेन्स मिल रहे हैं, मेरी कंपनी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, मेरे लोगों को, कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि लेट्स से यूएस मुझे आकर कहता है कि ठीक है, फेयर इनफ, बिटकॉइन से तो हम लोग डन है, अब बिटकॉइन तो है ही नहीं, सप्लाई खत्म हो गई है, नेक्स्ट इथेरियम नेक्स्ट है, तुम इसकी मिंटिंग खत्म कर दो, तुम इसकी माइनिंग खत्म कर दो। आई कैन डू इट। हुँ, दैट्स द ब्यूटी। हाँ। तो एंड दैट 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 इज दैट इज़ अ रिस्क एज़ वेल राइट? कि अगर कोई इथेरियम को एक्वायर करके रखना चाह रहा है अपने पास, अब अगर किसी ऑर्गेनाइज़ेशन का उस इतना इन्फ्लुएंस है कि वो उसकी सप्लाई को बढ़ा भी सकता है, कम भी कर सकता है, तो फिर आपका एक काउंटर पार्टी रिस्क तो है ना? देखो, अब जैसे मेरा अपना एक प्रोजेक्ट है, ठीक है? मैं नाम हुँ, नहीं लूँगी बिकॉज़ आई एम नॉट अलाउड टू टॉक अबाउट इट, लेकिन आई एम अ ओनर ऑफ एन ऑल्ट कॉइन, राइट? अब मैं चाहूँ, तो मैं इस वक़्त, मुझे एक बड़ी-सी कंपनी आती है, मेरे पास ट्रम्प आता है या कोई बहुत इन्फ्लुएंशियल फिगर आती है, वो कहती है कि हमें तुम्हारा कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा पसंद है। तुम्हारे, अगर लेट्स से, मेरे तो ख़ैर माइनिंग वाला सीन, मिंटिंग या माइनिंग वाला मेरा कोई सीन नहीं है मेरे टोकन में, लेकिन लेट्स से अगर है भी, इथेरियम की तरह का मेरा कोई बना हुआ है, और वो कहेगा, "दिस इज़ द अमाउंट आई एम पेइंग यू $2 बिलियन। हुँ, स्टॉप इट, इसकी सप्लाई रोक दो, इसको बर्न कर दो। व्हाई वुडंट आई डू दैट? आई विल डू इट। यू राइट। सी, दैट इज़ द हुँ, ब्यूटी। डॉलर का प्रॉब्लम क्या है? डॉलर अनलिमिटेड इन्फिनिट अमाउंट में प्रिंट करते रहते हैं। मशीन रखी हुई है, जब मसले हाथ से निकल गए, प्रिंट किए जाओ, किए जाओ, किए हुँ, जाओ, इन्फ्लेशन। द प्रॉब्लम इज़ इन्फ्लेशन एंड डी-डॉलराइज़ेशन। दैट इज़ द प्रॉब्लम। उस प्रॉब्लम को ये लोग एड्रेस कर रहे हैं। हुँ। आम नहीं इंसान की, वो तो हाँ, वो तो समझ में आ गया मुझे, लेकिन मेरा अभी भी एक क्वेश्चन जो अनआंसर्ड है वो यही है कि बिटकॉइन के अलावा जो जितने भी दूसरे क्रिप्टो एसेट्स हैं, समहाउ दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय अ सिंगल एंटिटी, चाहे वो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस हो, चाहे वो नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो। नॉट रियली। जैसे अभी इथीरियम है, अगेन हुँ, मार्केट में बिक रहा है ना। हुँ, 5 इथेरियम मेरे पास हैं, 10 आपके पास है, 25 उसके पास है। बट हाँ, इथेरियम इज़ नॉट स्carce एट दिस पॉइंट, बट अगर कोई पीछे बहुत बड़ी पावर है, पीछे कोई बहुत बड़ा मोटिव है, तो यू कैन मेक इट स्carce। हुँ। यानी कि उसको बेसिकली आप आर्टिफिशियली स्केच कर सकते हैं, लेकिन वो बाय नहीं, डिफ़ॉल्ट जो वही, उसका नेचर है, वो उस उसकी वजह से तो वो स्कार्स नहीं है ना? कोई भी एग्ज़ैक्टली फिलहाल नहीं, कोई भी क्रिप्टो आप बर्न कर सकते हो। कोई भी क्रिप्टो आप, शिबा कितना बर्न हुँ, होता है? हुँ, वो क्या कर रहे हैं? वो चाह रहे हैं कि हम इसकी सप्लाई सारी बर्न करके 0.1% कर दें, ताकि इसकी प्राइस डॉलर पे चली जाए। हुँ। यू सी, अभी तो ट्रिलियंस में है ना शिबा। अब वो हाँ, नहीं जा सकती। लोग कहते हैं शिबा डॉलर पे जाएगा, मैं कहती हूँ तुम लोग सोचो तो सही, तुम लोग कह क्या रहे हो कि कैसे शिबा डॉलर पे जाएगा? हुँ, एंड दिस इज़ नॉट अबाउट शिबा। द होल पॉइंट इज़ कि डी-डॉलराइज़ेशन एंड इन्फ्लेशन, जिसको सबसे ज़्यादा, और अब टैरिफ वॉर, ट्रेड वॉर, ये इनके 3 बड़े मसले हैं, और इन तीनों बड़े मसलों का सिर्फ़ एक हल है, और वो है कि बिटकॉइन का स्ट्रेटेजिक रिज़र्व एसेट बना दें। जो पॉली मार्केट है या जो प्रेडिक्शन मार्केट्स हैं, दे आर सेइंग कि 50% चांस है इस साल अप्रूव होने का। आई डोंट थिंक सो इस साल अप्रूव होगा, क्योंकि ब्यूरोक्रेटिक डिलेज और पॉलिटिकल राइवलरी वगैरह, दैट्स टू मच, इट्स ऑलवेज डर्टी एवरीवेयर। बट व्हेन इट हैपेंस, एंड इट विल हैपन, हुँ, बिकॉज दे हैव नो अदर वे। राइट। मेरे ख़्याल में इसी डिस्कशन से मेरे ज़हन में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो मेरे ज़हन में आया, वो यही कि ये जो सप्लाई का जो डिस्कशन है बिटकॉइन वर्सेस अदर क्रिप्टो, मेरे ख़्याल में हमें इस पे एक एक डीप डाइव करनी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनको इसकी क्लैरिटी नहीं है कि जो दूसरे एसेट्स हैं वो उनकी सप्लाई किस तरह से रिस्ट्रिक्ट हो सकती है इन ऑर्डर टू कीप द प्राइस एट पोजीशन अप। तो इस पे हम मेरे ख्याल में नेक्स्ट वीक जो है इस पे बात कर लेते हैं, ताकि हम एक डीप डाइव भी कर लें और एक आम ज़बान में लोगों को समझा दें कि भाई बिटकॉइन का तो पता है हमें कि उसकी वो स्कार्सिटी मौजूद है, लेकिन जो दूसरे क्रिप्टो कॉइन्स आते हैं, लेट्स से हम टॉप 5 कॉइन्स को पिक कर लेते हैं, इथेरियम हो गया, सोलाना हो गया, सुई हो गया, तो इनकी जो स्कार्सिटी है वो किस तरह से परसिस्टेंट रह सकती है, क्योंकि अभी तो ऑफ कोर्स नहीं है ना, उसको किसी न जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है वो उसको किसी तरह से कंट्रोल करेगी, लेकिन लोगों को हमने ये समझाना है कि उसकी स्कार्सिटी किस तरह से अचीव हो सकती है। स्पीकिंग ऑफ स्कैरसिटी, हुँ, इथेरियम की प्राइस नहीं ऊपर जाती है, और लोग अभी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इथेरियम को सेल कर रहे हैं, और मैं सोचती हूँ, मैं कौन-सी दीवार पे जाके सर मारूँ, लोग अपना इथेरियम बेच रहे हैं। हुँ, इथेरियम इस वजह, ऑल्दो उसका ईटीएफ पिछले साल समर में लॉन्च हो गया था, क्यों नहीं पिक हो रहा? क्योंकि व्हाट एसईसी डिड, व्हाट गैरी गैंसलर डिड, जो कि अब नहीं रहा है, व्हाट ही डिड, उसने कहा कि मैं ईटीएफ तो अप्रूव कर देता हूँ इथेरियम का, लेकिन मैं इसको स्टेकिंग रिवॉर्ड अलाउ नहीं कर रहा फीचर इसके अंदर। यूरोपियन जो हेज फंड्स हैं, उन्होंने ये करा हुआ है, बट यूरोप की मार्केट, यूएस की मार्केट के सामने कुछ नहीं, व्हेन इट कम्स टू बहुत क्रिप्टो, या? छोटी है, हाँ।
हुँ, तो हुँ, अभी मई में, बल्कि अगर आपकी ऑडियंस कोई इथेरियम के नॉन बिलीवर्स हैं या इथेरियम बिटकॉइन नहीं बाय कर सकते, इथेरियम बाय कर लो। मई में देयर इज़ अ वेरी स्ट्रांग चांस कि वो स्टेकिंग बेस्ड इथेरियम ईटीएफ का फीचर अलाउ कर देगा। क्योंकि अप्रैल में उसने ऑप्शंस ट्रेडिंग अलाउ कर दी हुई है एसईसी ने ऑन इथेरियम, या हुँ, ये एक बहुत पॉजिटिव बात है, बहुत पॉजिटिव बात है। अगर बिटकॉइन नहीं बाय कर पा रहे हो तो इथेरियम बाय कर लो। कितने हज़ार, तो 2400 का, 2300 का इस वक़्त इथेरियम है। 10 ईथ मैं कहती हूँ फैमिली, एक फैमिली ऑफ 4-5 भाई वगैरह सारे मिलके, जैसे पाकिस्तान में प्रॉपर्टीज़ खरीदते हो, हुँ, स्पेशली मैं पाकिस्तान में लोगों को ये बात मैसेज देना चाहती हूँ, दुबई के अंदर जहाँ पे बेचारे लोग बहुत मज़दूरियाँ करते हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं बिकॉज़ ऑफ पाकिस्तान्स इकोनॉमी। इथेरियम फैमिली ऑफ 5-10 मिलके इथेरियम बाय कर लो, 10-12 इथेरियम बाय कर लो, राइट, बिकॉज़ दैट विल हैपन। तो राइट, द पॉइंट इज़ कि व्हाट दे वुड डू, बात वहाँ से आई थी कि स्टेकिंग जब करते हैं तो आप अपने इथेरियम को लॉक करवा दोगे, या? तो हुँ, क्या हो गया, मार्केट से सप्लाई निकल गई, तो क्या हो गया, हुँ, डिमांड बढ़ गई। दैट डिमांड इज़ बढ़ हाउ गई। इट्स। बिल्कुल, बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली। तो इसी नोट पे हम ख़त्म करते हैं और मेरे ख़्याल में हमें इस डिस्कशन को मज़ीद आगे बढ़ाना है नेक्स्ट एपिसोड में, जिसमें हम इस पे बात करेंगे डीप लेवल के ऊपर कि जो सप्लाई किस तरह से कंट्रोल होती है दूसरी कॉइन्स की, और क्यों दूसरे जो लोगों को जो है रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको बिटकॉइन के अलावा भी कॉइन्स एक्वायर करने चाहिए फॉर फ्यूचर। तो इस पे हम नेक्स्ट वीक बात कर लेते हैं। और जो बिटकॉइन की जो हमें इस वक़्त फ़ोरकास्ट नज़र आ रही है नेक्स्ट 5 ईयर्स की, फॉर एग्ज़ाम्पल 2030 का अगर हम टारगेट रखते हैं, तो हमने देखा कि कैथी वुड ने 1 बिलियन की टारगेट रखा हुआ है, यप, और मेरे ख़्याल में माइकल सेलर ने भी इसी किस्म की कोई फ़िगर बताई हुई है। यप। आपकी अपनी क्या फ़ोरकास्ट है? 2030 तक हुँ, मैं बहुत रियलिस्टिक और पेसिमिस्ट होके, यानी कि बिल्कुल भी पेसिमिस्ट नहीं हूँ, लेकिन चलो मैं बहुत पेसिमिस्ट होके बात करती हूँ। आराम से $507,000 हम लोग देख रहे हैं, आराम से। हुँ, और व्हिच आई एग्री विद यू। इस साल के एंड पे मैं इस साल या 26 के मिड तक मैं 200,000 का बिटकॉइन देख रही हूँ। 200 तो मुझे लगता है इसी साल हो सकता है। अगर ये जो मोमेंटम अभी चल रहा है, अगर ये कंटिन्यू रहता है विदाउट एनी मेजर क्राइसिस, तो मुझे लगता है कि इट इट कैन ईज़िली अचीव 200,000। हम लोग को सिर्फ़ 2 चीज़ें चाहिए, सो हुँ, बिटकॉइन की प्राइस को 200,000 पे लेकर जाने। वेरी सिंपल 2 चीज़ें, ट्रेड वॉर खत्म हो जाए, क्योंकि अब और ट्रम्प का स्टैंस बड़ा मेलो डाउन हो रहा है, वो कह रहे हैं नहीं, नहीं हुँ, ठीक है, बात कर रहे हैं, हो रहा है, ठीक है। चाइना भी कोई बहुत स्ट्रिक्ट अपने स्टेटमेंट्स नहीं दे रहा। जून या जुलाई या लेट समर तक 75% मार्केट ने कंसेंट किया हुआ है कि इंटरेस्ट रेट कट होगा। अभी पॉज़ है, इंटरेस्ट रेट कट होगा। बिल्कुल। बेशक वो सिर्फ 25 पिप्स ही हो, 0.25% ही हो, बट इट इज़ गोइंग टू रियली, रियली ब्रिंग द इन्वेस्टर इनटू। और व्हेन वी टॉक अबाउट स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिज़र्व एसेट, ट्रम्प वांट्स कि जो उनके गोल्ड रिज़र्व्स हैं, उसको भी वो कन्वर्ट कर ले बिटकॉइन में। दैट वुड सो बी मैसिव। हुँ, yeah, अगर rush ऐसा to होता तो। Bitcoin if you sorry, rush to gold if you want to, but हुँ, please don't ignore Bitcoin. That is all I would say. बिल्कुल, आई एग्री। तो इसी नोट पे ख़त्म करते हैं अफ़शीन, थैंक यू वेरी मच, वेरी Thank इंसाइटफुल डिस्कशन। और ऑडियंस के लिए प्लीज़ अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट्स में डाल के पूछिए, हम उन उन तमाम क्वेश्चंस को जो है नेक्स्ट एपिसोड में आंसर करेंगे। तो विदाउट फर्दर ड्यू, थैंक यू वेरी मच अफ़शीन, इंशाल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट वीक मिलते हैं। thank you. ओके, अल्लाह हाफ़िज़। Hafiz.